हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम बारो। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इटली का एकीकरण। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है, या फिर कह सकते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का अगर आपको ढंग से चैप्टर समझना है तो आपको इटली का एकीकरण आना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस तरीके से इटली जो था वो एक राज्य बना, बहुत सारे राज्यों से एक राष्ट्र बना। दोस्तों इससे पहले मैंने जर्मनी का एकीकरण पढ़ा दिया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। दोस्तों बेसिकली ये वीडियो तो क्लास 10 के स्टूडेंटों के लिए होने वाला है, क्योंकि उनका जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, वहाँ पर इटली का एकीकरण एक इम्पॉर्टेंट जैसे बोलते नहीं इंपॉर्टेंट वाला अंग है, ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, तो ये है। लेकिन अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इसको देखते रहना। दोस्तों इटली का एकीकरण, ये पूरी वीडियो को मैंने 4 प्रमुख पार्टों में बांट दिया है, या फिर बोल सकते हैं कि इटली के एकीकरण से पहले हम 4 मेन हेडिंगों पर बात करेंगे, 4 मुख्य टॉपिकों पर बात करेंगे। कौन कौन से 4 टॉपिक होंगे? पूर्व की स्थिति, मतलब इटली का एकीकरण होने से पहले इटली किस तरीके का था, ये चीज़ समझे बिना हम कभी भी इटली के एकीकरण को नहीं समझ सकते, बिकॉज हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम किन पार्टों को जोड़ करके इटली बना रहे हैं। दूसरी दोस्तों जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर कौन कौन से लोग, चीज़ बोला ना मैंने, इसका मतलब होता है हेडिंग, थोड़ा भावनाओं को समझो। जो प्रमुख व्यक्ति हैं, जिन्होंने, किन प्रमुख व्यक्तियों ने मिल करके इटली को एकीकरण करने की पूरी प्रक्रिया में अपना सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों एकीकरण की जो प्रक्रिया थी, इसमें कौन कौन से प्रमुख बाधाएं थी। बिना बाधाओं के तो एकीकरण पूरा हुआ नहीं होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो बनी रही होंगी, तो ये चीज़ हमें समझना जरूरी है। और फिर जो अगला स्टेप आएगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, वो है एकीकरण की प्रक्रिया, यानी कि तब हम समझेंगे एकीकरण की प्रक्रिया को। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों एकीकरण किस तरीके से किया जा सकता है? एकीकरण करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको एकीकरण करना किन किन का है, यानी कि जिन भी चीज़ों को आपको जोड़ करके एक बनाना है, सबसे पहले आपको उनके बारे में तो पता होना चाहिए ना। जैसे कि मान लीजिए कोई आपसे बोलता है कि थाली और ग्लास, इन सबको उठा करके एक साथ जोड़ करके एक नया बर्तन बना दो, तो जिन जिन बर्तनों का आपको नाम बताया जाएगा आप उन्हीं का तो एकीकरण करेंगे। सो दैट हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि इटली के एकीकरण से पहले इटली के कौन कौन से ऐसे राज्य थे जिनका एकीकरण हुआ। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है कि इटली जो था वो 7 राज्यों में विभक्त था। ठीक है, कौन कौन से 7 राज्य हैं? देखो ये मोटा मोटी राज्य हैं, कहने का मतलब जो सबसे प्रमुख है, क्योंकि इटली में सिर्फ ये 7 नहीं थे, और भी बहुत सारे थे। जो प्रमुख हैं 7, वो ये हैं। तो सबसे पहला राज्य आपका लंबाडी, उत्तर की दिशा में पड़ता है। आप देख लो ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, ऊपर की साइड में पड़ा है। आपको ऊपर के लिए हाथ बढ़ाना है और उसको पकड़ करके एकीकरण की प्रक्रिया में लाना है। तो लंबाडी हो गया। उसी के जस्ट बगल से लगा हुआ वेनेशिया है। अब लंबाडी और वेनेशिया पर दोस्तों शासन किसका चल रहा था? लंबाडी और वेनेशिया पर शासन चल रहा था ऑस्ट्रिया का। आप ये ध्यान से देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है मैंने लिख दिया है लंबाडी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का शासन चल रहा था। अब दोस्तों ऐसे थोड़ा सा अगर आप इटली के नीचे आओगे, बहुत थोड़ा सा ऐसे नीचे बढ़ने की कोशिश करोगे इस पूरे मैप में, तो आप देखोगे यहाँ पर 3 अलग अलग रंग के राज्य दिखाई दे रहे हैं, टस्कनी, परमा, मोडेना। ये 3 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जो सूर्यवंश के राजकुमारों के अधीन में थे। और जैसे आप ट्रैकिंग करने जा रहे हो ना, तो आपसे कहा जा रहा है कि 3 और राज्य भी देखने हैं। कौन कौन से? टस्कनी, परमा और मोडेना, जो कि सूर्यवंश के राजकुमारों के, यानी कि हैब्सबर्ग के जो सूर्यवंश के राजकुमार थे, इनके अधीन में थे। दोस्तों ये भी ऑस्ट्रिया से ही प्रभावित थे, यानी कि ऑस्ट्रिया की देखा दुखी कर रहे थे, अपने मन से कुछ भी नहीं। जो शासन चल रहा था, प्रभावित होने का मतलब ही यही होता है। इसके बाद में दोस्तों 2 और राज्य देख लो, बस सारी चिंता खत्म। 2 कौन से राज्य हैं? पहला है नेपल्स और दूसरा है सिसिली। नेपल्स और सिसिली जो हैं ये बूर्बन वंश के राजाओं के अधीन थे। ठीक है, तो आपने देख लिए 6 ऐसे पार्ट जो दूसरे के हाथों में बटे हुए हैं। ऐसे ही अब देखते हैं कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि है सार्डिनिया पीडमांट। ये रहा। ये दोस्तों केवल एक ऐसा इकलौता राज्य था जो इटली के ही शासकों के हाथ में था, यानी कि इटली राजघराने के जो भी शासक थे वो ही सिर्फ सार्डिनिया पीडमांट पर अपना शासन चला करके रखे हुए थे। दोस्तों अगर आप इस पूरे मैप को देखोगे तो बहुत थोड़ी सी जगह बचती है जो कि थी रोम की। रोम पर शासन चल रहा था पोप का, और आप सब पोप के बारे में तो बहुत अच्छे से ही जानते हो। तो ये है सारा कुछ मामला इटली के पहले एकीकरण के पहले की स्थिति। आपको सबको समझ में आ गई होगी कि पहले इटली पर कौन सा व्यक्ति कहाँ पर था। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं बाधाओं के बारे में। दोस्तों बाधाएं भी होती हैं। बाधाओं का मतलब ये होता है कि जब आपको थाली और ग्लास लाना होगा और आपको पता चले कि थाली वहाँ है, ग्लास यहाँ है, और दोनों के जो दुकानदार हैं वो उनको देना ही नहीं चाहते, तो आपके सामने 2 बाधाएं आ जाएंगी।
कि पहला तो दोनों दूर दूर हैं, दूसरा उन दोनों को जब आप लाओगे एक पास तो उनके दुकानदार आपको दे ही नहीं रहे हैं, वो बोल रहे कि हम इतने सस्ते में या फ्री में नहीं देंगे। तो ऐसी कुछ बाधाएं थी यहाँ पर। पहली बाधा थी विदेशी आधिपत्य की। विदेशी आधिपत्य का मतलब होता है, यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा, विदेशी मतलब अपने देश का नहीं, दूसरे देशों का शासन चल रहा था। किनका किनका? लाम्बार्डी पर और वेनेशिया का पर आपको पता है ऑस्ट्रिया का शासन था। इसी तरीके से टस्कनी, परमा, मोडेना पर सूर्यवंश के राजकुमारों का शासन था। नेपल्स और सिसिली पर बूर्बन वंश के राजाओं का शासन था। तो आप देख पा रहे हो ये तीनों प्रकार के जो विदेशी हैं, इन्होंने 6 राज्यों को 7 राज्यों को अच्छे से घेर करके रखा हुआ था। तो ये क्यों देंगे जो है अपना राज्य, बोलेंगे अच्छा तुम ले जाओ और हमसे छीन लो, हमारा राजपाट खत्म कर दो, तो जाहिर सी बात है कोई नहीं देने वाला। तो यहाँ पर पहला जो सबसे प्रॉब्लम थी वो थी विदेशी आधिपत्य की, जो कि इटली के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होने वाली थी, बाधा बनने वाली थी। दूसरा दोस्तों था इटली के शासकों की ही इच्छा नहीं थी। जो शासक थे ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि जितनी भी इनकी जनता है, जनता उसकी स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता, यानी कि इटली के शासकों की इच्छा थी जनता की स्वतंत्रता पर निरंकुशवादिता को अप्लाई कर दो, निरंकुशवादिता को थोप दो, और उनकी जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी मनोकामनाएं हैं, जो वो चाहते हैं उन सबको गायब कर दो और उन पर खुद से शासन करना शुरू कर दो। और कुल मिलाकर के ये है कि इटली को अपने कब्जे में चलाओ अपनी तरीके से। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो इटली के एकीकरण की प्रक्रियाएं बन रही थी। तो दोस्तों आई होप आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। अब आप कहोगे ये नीचे ये 4 व्यक्तियों के नाम लिखियो, ये काय लिखियो। तो जैसे ही हम इटली की एकीकरण की प्रक्रिया को समझेंगे वैसे ही हम इनको समझते जाएंगे। अब दोस्तों हम लोग इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर आते हैं, वो है इटली का एकीकरण की प्रक्रिया। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए आप दोस्तों स्टार्ट करिए 1830 टाइम पीरियड से। 1830 में क्या हुआ था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था ज्यूसेppe मेज़नी। दोस्तों ये बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा देशभक्ति थी। इसने क्या किया था, ये जो व्यक्ति हैं ये चाहते थे इटली पूरा एक हो जाए, इससे जो फ़ायदे होंगे वो बहुत सारे होंगे, जनता को बहुत फ़ायदे होंगे। इनके बारे में बहुत सारी बातें, इन्होंने कई सिद्धांत भी दिए थे, उनमें से 3 प्रमुख सिद्धांत थे। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया था, 1830 में यंग इटली की स्थापना की थी, ज्यूसेppe मेज़नी। मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ यहाँ पे ज्यूसेppe मेज़नी, ताकि आपको पता चल जाए। 1830 में ज्यूसेppe मेज़नी ने यंग इटली की स्थापना की थी। एक यंग इटली बेसिकली कुछ युवा लोगों का ग्रुप था और ये चाहते थे कि इन ग्रुप के जरिए हम इटली को एक कर पाएँ, क्योंकि विदेशी जितने भी विदेशी लोग थे उनसे इन्होंने मदद भी नहीं ली थी और ना ही तो उन पर भरोसा करते थे। तो ये इटली के ही जितने भी यंग लोग थे, यंगस्टर लोग, उनको इकट्ठा करके करना चाहते थे। लेकिन हुआ गया कि इनके जितने भी प्रयास थे दोस्तों वो हो गए फेल। जब इनके प्रयास फेल हो गए तो सारी की सारी जिम्मेदारी जो थी वो आ गई अगले व्यक्ति विक्टर एमेनुअल पर। विक्टर एमेनुअल कौन थे? ये दोस्तों जो थे ये राजा थे, 1848 में राजा बने। इससे पहले इनके पिताजी राजा थे, वो सार्डिनिया पीडमांट के वो भाग गए थे क्रांति के कारण। तो वहाँ से भागने के बाद में जितनी भी जिम्मेदारी थी वो विक्टर एमेनुअल पर आ गई। और विक्टर एमेनुअल ने क्या किया, 1848 में ये बने राजा, कौन? विक्टर एमेनुअल। आप इससे अंदाजा लगा के लिख लेना अपनी कॉपी में पूरी तरीके से। लेकिन अभी इटली के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, ये प्रक्रिया शुरू होगी 1852 से। आप कहोगे 52 से क्यों शुरू होगी? क्योंकि 1852 में अगला बहुत महान व्यक्ति की जो है सिलेक्शन होने जा रही थी, जिसका नाम है काउंट कावर। ठीक है, काउंट कावर। ये दोस्तों काउंट कावर एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही ज़्यादा इतिहास में फेमस व्यक्ति रहेगा। तब तक फेमस रहेगा जब तक कि इटली का एकीकरण की प्रक्रिया को याद किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली प्रधानमंत्री बने सार्डिनिया पीडमांट के। ठीक है, इनको जैसे हमने जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के बारे में पढ़ा था, ये बिल्कुल ठीक उसी तरीके से थे। इन्होंने सबसे पहले आते ही क्या किया, आते ही इन्होंने जो सार्डिनिया पीडमांट राज्य था इसकी शक्तियों को बढ़ाया, बहुत अच्छी तरीके से राज्य की ताकतें बढ़ाई, उसकी सैन्य शक्ति बढ़ाई, उसकी राज्य की शक्ति जो थी, चाहे वो आर्थिक हो या फिर किसी भी तरीके की शक्तियों को, सारी शक्तियाँ इन्होंने खूब बढ़ाई 1852 में। फिर दोस्तों इसके बाद में शक्तियाँ बढ़ाने के बाद में ये मिल गए फ्रांस के साथ में। तो इन्होंने काउंट कावूर ने फ्रांस के साथ में मिल करके जो लॉम्बार्डी था इसको जीत लिया। और लॉम्बार्डी यानी कि जो
राज्य जिसके बारे में हमने सबसे पहले देखा था, जहाँ पर ऑस्ट्रिया का हक था, मतलब ऑस्ट्रिया का अधिकार था, तो ऑस्ट्रिया को हरा दिया। सबसे बड़ी बात आप जानते हो, इसमें फ्रांस भी हार गया, ऑस्ट्रिया भी हार गया, और इन्होंने लॉम्बार्डी को जीत करके इटली में यानी कि सार्डिनिया पीटमांट में मिला दिया। तो आप इस पॉइंट को कैसे याद रखेंगे? फर्स्ट स्टेप यहाँ से मान लेते हैं, ये जो है आपका पूरा इटली के एकीकरण की प्रक्रिया। 1852 में काउंट कावूर सार्डिनिया पीटमांट के क्या बने? पीएम बने, ठीक है, पीएम। और पीएम बनते ही इन्होंने क्या किया? सबसे पहले उसकी खूब सारी ताकतें बढ़ाई। ताकतें बढ़ाने के बाद में इन्होंने जो है फ्रांस के साथ में मिल करके लॉम्बार्डी को जीत लिया। किससे? ऑस्ट्रिया से। इस युद्ध में फ्रांस तो हार गया था, लेकिन इन्होंने फिर भी ऑस्ट्रिया को जीत कर सार्डिनिया पीटमांट में मिला दिया। फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं सेकंड स्टेप। दोस्तों सेकंड स्टेज में क्या हुआ? सेकंड स्टेज में जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था लॉम्बार्डी और वेनेशिया, उसके नीचे हमने 3 राज्यों के बारे में बात की थी, टस्कनी, मोडेमा और परमा। दोस्तों यहाँ भी इन 3 राज्यों ने सेकंड स्टेज में जनमत संग्रह कराया, और भी कई सारे राज्यों में जनमत संग्रह हुआ। तो यहाँ पर 3 राज्य कौन कौन से थे? टस्कनी, परमा और मोडेना। इन तीनों राज्यों में जनमत संग्रह हुआ, जनमत संग्रह। मेरे ख्याल से आप ये जो शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ये आप देख करके समझ तो जाएंगे, क्योंकि मैं बोल भी तो वही रहा हूँ। तो टस्कनी, परमा और मोडेमा में जनमत संग्रह हुआ, जिसके कारण इन्होंने क्या किया? अपने आप को सार्डिनिया पीटमांट में विलय करा दिया, सार्डिनिया पीटमांट में विलय करा दिया, ठीक है, विलय। अब दोस्तों देखेंगे थर्ड स्टेज। दोस्तों थर्ड स्टेज में आप 2 व्यक्तियों के नाम लिखेंगे। कौन से 2 व्यक्ति हैं? यहाँ पर पहले तो हैं विक्टर एमेनुअल राजा फर्स्ट, और दूसरे हैं गैरीबाल्डी। इन दोनों व्यक्तियों का थर्ड स्टेज में आपको नाम देना है। तो थर्ड स्टेप में हम क्या लिखेंगे? गैरीबाल्डी, यानी कि गैरीबाल्डी ने क्या किया? सिसिली और नेपल्स को हरा दिया। सिसिली और नेपल्स से इन्होंने युद्ध किया, क्योंकि ये भी इन्हीं के समर्थक थे। तो सिसिली और नेपल्स को हरा करके इन्होंने वही सार्डिनिया पीटमांट में मिला दिया। सिसिली और नेपल्स के हारने के बाद में ये जो विक्टर एमेनुअल थे, इन्होंने जितने भी चर्च थे, जो चर्च के शासन के अंतर्गत में जो जगह आती थी, रोम को छोड़ करके इन्होंने चर्च के सभी भागों को जीत लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कई सारे पार्ट जो हैं ये सब जीतते जा रहे थे। और दोस्तों ये सारी प्रक्रिया हुई थी 1860 में। अब दोस्तों यहीं से स्टार्ट होता है इसका चौथा स्टेज। चौथा स्टेज में दोस्तों क्या था? आपको पता होगा 1860 में ऑस्ट्रो प्रसा का युद्ध हुआ था। तो ऑस्ट्रो प्रसा के युद्ध के परिणाम स्वरूप दोस्तों वेनेशिया भी वहां से मुक्त हो गया, और उसको भी सार्डिनिया पीटमांट में मिला दिया गया। यानी कि ये सारी जो स्टेज हैं, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, इसी तरीके से वेनेशिया भी जो था वो जीत लिया गया। और दोस्तों इसके बाद में चौथे स्टेज में एक टाइम और आता है 1870। 1870 में दोस्तों क्या हुआ? 1870 में इसका आखिरी राज्य जो कि था आपका रोम जो छोटा सा पार्ट था, तो वो भी आ करके इस पूरे इटली में, यानी कि जो नया सार्डिनिया पीटमांट के जितने भी विलय बढ़ते जा रहे थे सारी चीज़ें, उसमें मिल गया। तो यहाँ पर रोम को भी मिला लिया गया। और दोस्तों इसी के समय 1860 के दशक में ही विक्टर इमैनुअल सेकेंड यानी कि द्वितीय, उन्होंने अपने आप को राजा बना लिया था, यहाँ का राजा घोषित कर दिया था। तो वो जो है पूरे साम्राज्य पे, यानी कि पूरे नए इटली पर उन्होंने अपने आप को राजा बना दिया। और दोस्तों जो रोम था, रोम को इन्होंने इटली की राजधानी बना दिया। तो ये सारी कहानी जो है आपको थोड़ी सी अजीब लग रही होगी बेसिकली यहाँ पर मैंने जिस तरीके से लिखा है, क्योंकि मैंने शॉर्टकट में पॉइंट टू पॉइंट बनाया, लेकिन आप क्या करेंगे पूरा कॉपी पर अपने लिख लीजिए बिल्कुल इस तरीके से। 1848 में राजा विक्टर एमेनुअल जो थे ये सार्डिनिया पीटमांट के राजा बने। 1852 में काउंट कावूर ये क्या बने? सार्डिनिया पीटमांट के प्रधानमंत्री बने। इन्होंने वहाँ की खूब सारी शक्तियाँ बढ़ाई, मैं लिख देता हूँ शक्तियाँ बढ़ाई। शक्तियाँ इम्प्रूव करने के बाद में इन्होंने फ्रांस के साथ में मिल करके लॉम्बार्डी को जीत लिया। दोस्तों सेकेंड स्टेप में हम क्या लिखेंगे? इसी तरीके से टस्कनी और ये परमा, मोडेना, इनमें जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह होने के बाद में ये सार्डिनिया पीटमांट में विलय हो गए। दोस्तों थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे? गैरीबाल्डी ने मिल करके राजा के साथ में सिसिली और नेपल्स को हराया और सार्डिनिया पीटमांट को मतलब सिसिली और नेपल्स को सार्डिनिया पीटमांट में मिला दिया। ये काम हुआ था, ये हुआ था 1860 में। फिर इसी में दोस्तों लिखेंगे और विक्टर एमेनुअल ने चर्च के भागों को भी जीत लिया था। फोर्थ स्टेज में हम ये लिखेंगे 1860 में ऑस्ट्रो प्रसा युद्ध के दौरान या ऑस्ट्रो प्रसा युद्ध के परिणाम स्वरूप वेनेशिया राज्य मुक्त हो गया, जिसके कारण वो आकर के नए इटली यानी कि जो हमारा सार्डिनिया पीटमांट का बड़ा हुआ राज्य था उसमें मिल गया। और इसके बाद में दोस्तों 1870 में रोम भी जो था वो भी जीत लिया गया। तो इस तरीके से पूरा इटली का एकीकरण हो गया। तो आपको बस इतना ही
तभी लिखना है जब इटली के एकीकरण की प्रक्रिया है। अब दोस्तों चाहे तो वो आपके इटली के बाधाएं पूछी जाएं या इटली की पूर्व की स्थिति पूछी जाए या फिर इटली में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाए, तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आप दे पाएंगे। दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इन सभी व्यक्तियों पर मैं जो है एक और वीडियो बनाऊं जिसमें मैं सभी व्यक्तियों के बारे में डिटेल से बताऊं क्या क्या योगदान रहा और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्रीमिया का युद्ध है, क्रीमिया का युद्ध भी आप जो है देखने को पाएंगे। तो क्रीमिया का युद्ध वैसे बेसिकली पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण वाला युद्ध कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मूर्खताएं हुई थी। तो क्रीमिया का युद्ध हो गया, किस व्यक्ति ने क्या किया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस करना अभी बाकी है और इन पर मैं डिस्कस तब करूंगा जब कई सारे लोगों की कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगी। आई होप दोस्तों ये इटली का एकीकरण आपको बहुत पसंद आया होगा या समझ में आ गया होगा। जैसा भी आपको लगा हो मुझे कमेंट में पूरी तरीके से बताओ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो।